नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है? कई मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद जब मत प्रतिशत देखा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सांस भोपाल से दिल्ली तक फूल गई थी। रात 12 बजे के बाद अमित शाह भोपाल आए थे। होटल ताज में उन्होंने तमाम नेताओं की बैठक लेके और कई निर्देश जारी किए थे। लेकिन अब खबर ये नहीं, खबर इसके एक कदम आगे है। आज मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और फ्री प्रेस के स्थानीय संपादक नीतेंद्र शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी है अपने अखबार में। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब मोहन यादव मंत्रिमंडल का जब चयन हुआ, गठन हुआ, तो उसमें इस बात को ध्यान रखा गया था कि हमें जातिगत समीकरण बिठाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम सामने है। अब लोकसभा चुनाव के बाद में क्या जातिगत आधार पर जो मंत्री बनाए गए हैं वो कंटिन्यू करेंगे या उनको ब्रेक किया जाएगा या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, कुछ और लोगों को शामिल किया जाएगा? इससे लेकर उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दी है और आज मैं अपने दर्शकों को सीधे नीतेंद्र शर्मा जी से मिलवाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि उन्होंने जो बताया है कि मोहन कैबिनेट में जो 8 मंत्री बनाए गए हैं, जो नाम उन्होंने दिए हैं मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। धर्मेंद्र लोधी, दिलीप अहिरवार, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नागर सिंह चौहान, नारायण सिंह कुशवाहा, नारायण परवार और नरेंद्र पटेल। तो ये 8 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें विशुद्ध रूप से केवल जाति के आधार पर, उनके जाति के वोटों को हमें लोकसभा में चाहिए, इसलिए ये मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। अब निश्चित तौर पे 4 जून के बाद जब ये परिणाम आएंगे तब इस बात की समीक्षा होगी भारतीय जनता पार्टी में कि ये जो मंत्री बनाए गए थे इनका कितना लाभ पार्टी और संगठन को हुआ है, कितना इन्होंने अपने क्षेत्रों में पार्टी को मतदान कराया है, कितना फायदा पार्टी को हुआ है, और उसके आधार पर ही तय होगा कि ये कैबिनेट में रहेंगे या बाहर होंगे। हमारे साथ नीतेंद्र शर्मा जी, हम उनसे समझते हैं कि क्योंकि ये खबर पूरी उनने ब्रेक की है, उनके पास में तमाम सारी सूचनाएं भी होंगी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण खबर आज दी है और एक संकेत दिए हैं कि 4 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी और जो अनुपयोगी या जो जातिगत आधार पर रखे गए लेकिन वे काम नहीं पार्टी के आ सके, उन्हें बाहर किया जा सकता है। देखिए, राजनीति में सबका एक उपयोग होता है और मध्य प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ दिसंबर में, तो सभी लोगों ने इस बात को देखा कि उसमें सबसे बड़ा पैमाना जाति थी कि हमको कुर्मी को लेना है, हमको कलार को लेना है, हमको किरार को लेना है, हमको लोधी को लेना है, हमको गुजर को लेना है, तो उसका पहला काशी को लेना है। तो एक मापदंड बना कि हमको हर जाति का व्यक्ति लेना है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है, इसकी कहानी अगर शुरू हुई थी तो शुरू हुई थी राहुल गांधी के भाजपा पर आक्रामक होने से, जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। जब उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की तो साफ तौर पे भाजपा डिफेंस में आई और उनको लगा कि ओबीसी की सभी जातियों को साधा जाए। अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुका है, 1 तारीख को देश में संपन्न हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आ जाएंगे। तो इन लोगों को जिस कारण से बनाया गया था वो कारण तो पूरा हो गया। अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनका काम कैसा है, तो काम के मामले में देखा जाए तो 2.5 महीने अगर इनको मिले काम करने में, तो मुझे ऐसा याद नहीं है कि इनमें से किसी भी मंत्री का कोई ऐसा काम इनके विभाग में हो जिसे हम याद रख पा रहे हों। दूसरा, वोटिंग की बात करें, पॉलिटिकल, तो इनमें से कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छी वोटिंग उसके क्षेत्र में करा पाया हो। अब अगर रिजल्ट भी इन लोगों के हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से इनके क्षेत्रों में अनुकूल नहीं आए, तो आप ये मानिए कि जो भी जाति के आधार पर मंत्री बनाए गए थे उनकी छुट्टी होगी और कुछ दूसरे लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब सरकार के सामने चुनौती जो है वो परफॉर्मेंस की है, गवर्नेंस की है। अब चुनाव हो गए, जाति जाति बहुत हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देश में और मध्य प्रदेश में जो जाति के आधार पर जो सारे पद मिले थे उन लोगों का समय पूरा हो गया है। लेकिन नितेंद्र जी, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, मैं एक आम दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में आपसे पूछूं, आपने ये 8 मंत्रियों के नाम लिए जो मैंने अभी नाम गिनाए थे, लेकिन जाति के आधार पर तो बहुत सारे लोगों का चयन हुआ। मुख्यमंत्री का चयन जाति के आधार पर हुआ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण और दलित समाज से लिए गए, तो जाति के आधार पर और भी मंत्रिमंडल में लोग हैं। आपने केवल ये 8 नाम किस आधार पर छांटे हैं जो आपने अपने खबर में दिए हैं कि इन पर ज़्यादा खतरा है? मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री का चयन केवल जाति के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप याद करें तो आज से 1.5 साल पहले भी मोहन यादव जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में आया था।
उनके पीछे संघ का बैकग्राउंड था, दिल्ली में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उनके लिए कई चीज़ें रहीं। राजेंद्र शुक्ला भी पहले मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, जगदीश देवड़ा भी शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। लेकिन मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, या मुझे जो यूँ कहूँ कि बीजेपी के ही जो नेता हैं जिनका ये मानना है कि जब ये मंत्रिमंडल बन रहा था तो उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे यहाँ उस क्षेत्र में, जो हम ये कहें कि बीजेपी का सेंट्रल की जो नेतृत्व है, उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ उस क्षेत्र में उस जाति के कितने वोट हैं, वहाँ पर कौन विधायक है। जो यहाँ से जो विधायकों की जब सूची गई पूरी, तो उसमें खास बात यही थी कि कौन सी जाति का है। तो जो चयन हुआ, जैसे अब आप बताइए, जब दमोह से टिकट ही लोधी को दे दिया, राहुल लोधी को टिकट दे दिया, प्रहलाद पटेल जैसा लोधी नेता बीजेपी के पास है, तो अब धर्मेंद्र लोधी की क्या उपयोगिता है आने वाले 4.5 साल। अगर एक टिकट जो है वो भारत सिंह कुशवाहा को दे दिया ग्वालियर से, तो नारायण कुशवाहा को इसीलिए तो मंत्री बनाया था ना कि कुशवाहा वोटों की आवश्यकता थी। अब नारायण कुशवाहा की क्या उपयोगिता रह गई ग्वालियर में। और दूसरा, इस चुनाव में अगर आप इस चुनाव को देखें, जो लोकसभा का चुनाव चला, तो वो विधायक जो सीनियर विधायक थे या जो मंत्रिमंडल में नहीं लिए गए, चाहे वो संजय पाठक हो या वो भूपेंद्र सिंह हो या गोपाल भार्गव हो, उनकी भूमिका ज़्यादा दिखाई दी प्रचार में। ये जो सारे मंत्री हैं, चाहे वो लखन पटेल हों, चाहे वो धर्मेंद्र लोधी हों, चाहे वो दिलीप जायसवाल हों, चाहे वो दिलीप अहिरवार हों, मध्य प्रदेश में सबसे कम वोटिंग यदि किसी मंत्री के क्षेत्र में हुई तो 50% पोलिंग हुई है, जो है वो दिलीप अहिरवार के क्षेत्र में, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का लोकसभा क्षेत्र है, चंदला। तो आप जब परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आने वाला समय जो है वो इन मंत्रियों के स्थान पर उन मंत्रियों को लेने का आ गया है जो परफॉर्म करेंगे, जो गवर्नेंस देंगे। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो मंत्री जो केवल जाति के आधार पर, मतलब आपके ऊपर ठप्पा केवल ये था कि ये साहब वहाँ पर इतने वोट इस जाति के हैं इसलिए ये उपयोगी हैं, उनका मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मिलता है स्वाभाविक रूप से। अभी 4 जून को रिजल्ट आएंगे, जून में सेंट्रल की गवर्नमेंट बनेगी, जुलाई में विधानसभा का सत्र आएगा, लेकिन इन लोगों का काम तो पूरा हो चुका है। अब ये परफॉर्म करें तो अलग बात है, लेकिन इनकी जो उपयोगिता थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने इसमें नागर सिंह चौहान का नाम दिया है, उसकी पत्नी खुद खड़ी हुई है, तो और वो पत्नी के लिए पूरी ताकत लगाए रहे, और ऐसा लग रहा है कि उसने एक विपरीत परिस्थिति से चुनाव को निकाला, जो यहाँ तक रिपोर्ट है, तो वो कैसे डेंजर जोन में आ सकते हैं? देखिए, नागर सिंह चौहान भिलाला हैं, वो निर्मला भूरिया भील है। लोकसभा चुनाव में मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबको साधना था, तो उन्होंने कहा भिलाला को भी साधना है और भील को भी साधना है। तो जब भिलाला को मंत्री बना दिया, अब भिलाला की पत्नी को टिकट भी दे दिया, अब लोकसभा चुनाव के बाद एक भील और एक भिलाला को बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब बीजेपी को हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़े जो परफॉर्म करे। अभी यह भी पता चल जाएगा कि जो है वो आपको पेटलावत से निर्मला भूरिया के क्षेत्र से भील वोट निर्मला भूरिया दिला पाती हैं या कांतिलाल भूरिया ले जाते हैं, भिलाला वोट कितने दिला पाते हैं नागर सिंह चौहान। और नागर सिंह चौहान की पत्नी ही जब सांसद हो जाएगी तो एक भिलाला सांसद हो गई और एक भिलाला मंत्री हो गया। तो इसलिए अब उन लोगों का समय, जिनकी जिसे कहें कि परफॉर्मेंस जो थी, जैसे जब मंत्रिमंडल, जैसे दमोह है मान लीजिए, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल 2 मंत्री हैं, और जयंत मलैया जैसा व्यक्ति जिसने मध्य प्रदेश में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अच्छा कार्यकाल निकाला, वो घर बैठे हुए हैं। तो अब पार्टी को, और जब ये खत्म ही हो चुकी है ये बात कि अब उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अब वो लोग, चाहे गोपाल भार्गव हों, चाहे वो जयंत मलैया हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हों, चाहे वो और लोग हों, ऐसा लगता है कि अब पार्टी एक बार वापस चीज़ों को रिवाइज करेगी और उन लोगों को, क्योंकि अब आपको गवर्नेंस देना है। दूसरी चीज़ें, सरकार बहुत दिन तक इन सीनियर नेताओं को 4.5 साल तक ये सत्ता से बाहर रहें, ये सत्ता भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सत्ता के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा अगर ये लोग सत्ता से बाहर बैठे रहे। तो वो भी चाहेंगे कि इनमें से कुछ लोगों को बाहर करके उन लोगों को शामिल किया जाए जिन लोगों को लेके सरकार शांति से चले। एक और चीज़ को मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, जो नरेंद्र पटेल हैं उदयपुरा से, जो विधायक हैं, वो किरार हैं, और हम और आप सब जानते हैं कि शिवराज जी की कमी को पूरा करने के लिए उनको लाया गया। तो किरार को कैसे आप हटा सकते हैं मंत्रिमंडल से? एक सवाल बनता है, क्योंकि शिवराज जी तो अब दिल्ली चले गए और मध्य प्रदेश में एक 20 साल तक उनका वो रहा इच्छा, तो किरार समाज बहुत बड़ी संख्या में है मध्य प्रदेश में। तो नरेंद्र पटेल को हटाने की कोई गलती करेंगे क्या ये? इस मध्य प्रदेश का आपको ऐसा लगता है कि कोई भी किरार नेता शिवराज सिंह चौहान का रिप्लेसमेंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो नरेंद्र पटेल किरार समाज का तो प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा हूं, 3 अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नतीजे आते हैं तो 3 किरार समाज के लोगों को टिकट मिला है इस बार। शिवराज जी टिकट मिला किरार, दर्शन सिंह किरार है उनको टिकट मिला, रोडमल नागर किरार है उनको टिकट मिला।
तो अगर किरारों को इतना प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा तो अब जरूरी है कि किरार मंत्री रखा जाए। भाई किरार बोर्ड दिलाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी हैं, उसके लिए किरार समाज का मंत्री होगा तो किरार बोर्ड मिलेंगे। वो अभी समझ में आ जाएगा जो नतीजे आएंगे लोकसभा के कि किरार बोर्ड जो है वो कितने में दिला पाते हैं नरेंद्र पटेल। तो इन लोगों को मैं उस समय एक एडजस्टमेंट किया गया था कि भाई शिवराज जी को हटाया है, किरार समाज को ऐसा ना लगे कि मुख्यमंत्री के रूप में से हमारे समाज के व्यक्ति को हटा दिया तो एक किरार व्यक्ति को जो है वो मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब अगर हमने किरार व्यक्ति को सांसद बना दिया, शिवराज जी को लोकसभा में दिल्ली लेकर जा रहे हैं, मतलब ये बात तो साबित कर दी बीजेपी के सेंट्रल नेतृत्व ने कि शिवराज जी को पर्याप्त सम्मान वापस मिल रहा है। तो जब शिवराज जी को वापस पर्याप्त सम्मान दे दिया तो किरार को वापस बना के रखने का उनके लिए अब कोई औचित्य नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने एक संकेत बड़े क्लियर दे दिए हैं कि कैबिनेट ये लोकसभा चुनाव के बाद में पूरी समीक्षा होगी और मंत्रिमंडल में फेरबदल लगभग तय है। आपने कुछ नाम बताए हैं, लेकिन आपने 8 नाम बताए कि ये ड्रॉप हो सकते हैं। तो वे 8 नाम कौन से हो सकते हैं जो अंदर आ सकते हैं, एक संभावना के रूप में फैल रहा हूँ। आपने 2-3 नाम बताए, आपने बोला कि गोपाल भार्गव का उपयोगिता है, या आपने बताया जयंत मलैया की उपयोगिता है। ऐसे कौन से लोग होंगे और अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है पार्टी के सामने? अभी तक तो एक जातिगत, केवल जातिगत था। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि परफॉर्म करने वाले मंत्रियों की संख्या आप इस कैबिनेट में बहुत कम है। हमने 4-5 महीने में देखा कि कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। अब कारण क्या है वो आप समझते हैं, आप बीजेपी के और सब लोगों के टच में, मैं भी रहता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो अब जो कैबिनेट में फेरबदल होगा उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कौन आ सकते हैं, और उसकी पूरी की पूरी मतलब एक वो कहते हैं ना कि क्या उनका वो मापदंड होगा। देखिए, अगर हम इस पूरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल को देखें तो 2.5 महीने अगर काम करने को मिला, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च, तो शायद 2 ही मंत्रियों के नाम लोगों को याद होंगे, एक कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे प्रहलाद पटेल, जो आपको बाहर भी दिखे, कैबिनेट में भी परफॉर्म करा, उनके विभागों ने भी कुछ निर्णय करे। भाई प्रहलाद पटेल जी ने वो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का बड़ा निर्णय करा दिया अपने विभाग से। तो अगर हम बात करें कि 30 लोगों का मंत्रिमंडल है और उसमें 2 ही लोगों के चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कुछ लोग तो ऐसे लाना पड़ेगा ना। क्योंकि ठीक है, आपने 23 का चुनाव जीत लिया, आप 24 में चुनाव में हो, आपको 28 का चुनाव भी लड़ना है ना। तो कल को ये सवाल खड़े होंगे ना कि कौन सा विभाग क्या काम। 28 के, मैं सॉरी मैंने बीच में रुका, 28 के चुनाव से पहले तो कई चुनाव आएंगे। अभी स्थानीय निकायों के आएंगे, आपके सहकारिता के आएंगे, पंचायत के आएंगे चुनाव। अब ये ऐसा भाग्य दुर्भाग्य कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश में चुनाव कभी खत्म ही नहीं होते, लगातार चलते ही रहते हैं। अब अभी 5-7 उपचुनाव आ जाएंगे अभी विधानसभा के, तो मध्य प्रदेश में तो चुनाव चलते ही रहते हैं। ये नहीं कह सकते हम फ्री हो गए। तो इसीलिए आपको परफॉर्मेंस और गवर्नेंस, और दूसरा कोई भी सरकार जो है जिसने भी आपको वोट दिया और जिसने भी वोट नहीं दिया, हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार का गवर्नेंस दिखे, परफॉर्मेंस दिखे। वो जाए तो उसकी, अगर आप मध्य प्रदेश से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपकी इस बात को लेके लोग कहेंगे अच्छा आप मध्य प्रदेश से आए हो, वहाँ ये होता है। तो आपको भी, हर सामान्य नागरिक भी चाहता है कि सरकार परफॉर्म करे, भले ही वो सरकार से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। तो सरकार को अपनी परफॉर्मेंस साबित करने के लिए, सरकार को गवर्नेंस देने के लिए अब एक्सपीरियंस लोगों को, या वो उन लोगों को जिनको, जैसे एक नियम यही था कि जो 2 बार का विधायक होगा कम से कम उसको मंत्री बनाया जाएगा, इस बार कई पहली बार के बना दिए गए। ये सारे समीकरण, क्राइटेरिया हो सकता है अब आपके अंदर अनुसार। अब मुझे लगता है कि ये क्राइटेरिया होगा कि जो सीनियर हैं, जो 2 बार जीते हैं या 3 बार जीते हैं, या जो जिनको अनुभव है, जो पहले हो सकता है मंत्री रहे हो, इस बार उनको मंत्री, जैसे मान लीजिए अर्चना चिट्टे से बुरहानपुर से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। तो ये उस समय ही जब ये मंत्रिमंडल बना था तभी ये बात चल रही थी कि ये लोकसभा चुनाव तक का मंत्रिमंडल है और इस मंत्रिमंडल में लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो अब तो इनकी क्या परफॉर्मेंस है, इनके क्षेत्र में, इनकी पॉलिटिकल, इनकी सरकार में, वो सारी की समीक्षा होगी और आने वाला समय जो है इन मंत्रियों की छुट्टी का हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, नितेंद्र शर्मा जी ने आज कुछ बातें स्पष्ट और कुछ संकेतों में बड़ा क्लियर कर दिया है कि जब ये मंत्रिमंडल बन रहा था तभी लगभग ये तय हो गया था कि ये लोकसभा चुनाव का मंत्रिमंडल है। लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि इस मंत्रिमंडल में केवल 2 मंत्री काम करते दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई मंत्री अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। और तीसरी बात महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है कि अगला मंत्रिमंडल जब भी फेरबदल होगा तो संभवतः ये ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 2 बार के विधायक जिन्हें विधानसभा के पटल पर काम करने का अनुभव हो, जिन्हें सरकार के साथ समन्वय का अनुभव हो, उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा। तो कम से कम लगेगा कि मध्य प्रदेश में प्रभावशाली मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की सरकार सक्षमता के साथ काम कर रही है। खबर बहुत बड़ी है कि 4 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में फेरबदल की पूरी संभावना है। अब
दिखाई देने लगी हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।